देखिए ये जो हमारी S1 की जो सप्लाई बन रही है 1.8 वोल्टेज, ये क्या हो रही है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सटर्नल बक 4 वोल्टेज S2 की जो सप्लाई बन रही है। तो ये देखिए इसमें 8 पिन की एक आईसी लगाई गई है छोटी सी, इसीलिए आप इस आईसी को आप चेक नहीं करते होंगे, क्योंकि अगर इस आईसी को आप चेक कर लेंगे अच्छी तरीक़ा से तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। और ज़्यादातर टेक्नीशियन इस आईसी को चेक नहीं कर सकते। जो हमारी बक की जो सप्लाई होती है, मेन सप्लाई, वो यहीं से बन रही है। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 6357 CRV जो हमारे फ़ोन में पावर ऐसी लगे होते हैं, उसका बूट सीक्वेंस क्या है, और जब हम इसकी पावर बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें से कौन कौन सी वोल्टेज आउटपुट होती है, और आउटपुट होने के बाद कौन कौन सा सेक्शन में जाता है, उसी के बारे में एक एक लाइन को डिटेल से हम समझेंगे। तो आज हम इसकी MTK की जो बेस आईसी है, MTK 6357 पावर आईसी, जो इसमें यूज किया गया है, और ये बहुत सारे फ़ोन में यूज किया गया है। ये ओप्पो में भी यूज होता है, वीवो में भी, और बहुत सारे फ़ोन में, सैमसंग भी, कम रेंज का जो फ़ोन है ये इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसकी पावर ऑफ बूट सीक्वेंस क्या है, जब आप DC पावर सप्लाई में लगाते हैं तो DC पावर सप्लाई में लगाने के बाद जब जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करते हैं तो उसमें ऐसा रीडिंग होता है कि कभी 10, 20, 30 जाता है और जाने के बाद वहीं पे अटक जाता है, कभी तो 70, 80 तक जाकर वहीं पे रुक जाता है। और रुकने के बाद कभी कभी कोई फ़ोन में ऐसा भी होता है कि जाने के बाद वो क्या होता है, फिर से जब जैसे पावर बटन प्रेस किए तो 60, 70, 80 तक गया, और जाने के बाद फिर वापस से करंट क्या होता है, DC पावर सप्लाई में ज़ीरो हो जाता है। तो आप उसको सॉफ्टवेयर में चेक करें, और सॉफ्टवेयर में चेक करने के बाद अगर वो सॉफ्टवेयर बीमारी नहीं है तो उसके बाद फिर आपको हार्डवेयर में चेक करना। तो हार्डवेयर आप क्या क्या चेक करें उसी के बारे में बात करेंगे, और उसी को हम समझेंगे, उसकी एक एक लाइन को, उसकी बूट सीक्वेंस को, कि कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैटरी कनेक्टर से, इसकी बैटरी कनेक्टर की जो लाइन है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ये जो बैटरी कनेक्टर है, ये देखिए, ये जो हमारी ये बैटरी कनेक्टर है, जब हम इसमें बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की जो 3.7 से लेके जो 4.2 तक वोल्टेज होता है, वो वी बैट के नाम से वो कहाँ जाती है, वो जाती है डायरेक्ट। देखिए ये नेटवर्क ऐसे में भी बहुत सारे सेक्शन में भी जाती है। ये नेटवर्क ऐसी है, ये भी देखिए 2G और 4G PFO का जो नेटवर्क ऐसी होता है वही है। और फिर देखिए कौन कौन सी ऐसी में जाती है, ये तो नेटवर्क ऐसी ही होगी, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वोल्टेज को। तो ये देखिए ये जो लाइन है वीबेट MT 6357 की जो पावर ऐसी लगी हुई है, ये कहाँ जा रही है, ये वीबेट के नाम से क्या हो रहा, ये सेंसिंग लाइन जा रहा है किसमें, पावर आईसी में, आई सेंस के नाम से, आई सेंस के नाम से जा रहा है, आई सेंस के नाम से जा रहा है। अगर इस लाइन में भी अगर आपको मिस हो जाए तो क्या होगा, आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये आई सेंसिंग का काम करती है इस लाइन को। और ये बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट दिया जाता है। पहले क्या होता था हमारी क्वालकॉम फ़ोन में कि चार्जिंग आईसी के बाद वाली जो VPH लाइन बनती थी उसके बाद ही इनको वोल्टेज दिया जाता था पावर आईसी को, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट दिया गया है, ताकि इसकी जो वोल्टेज है अब बैटरी है उसको सेंस कर सके अच्छी तरीक़ा से। तो ये रही वीबेट की लाइन, और वीबेट की लाइन डायरेक्ट जाती है MT 6371 जो हमारी चार्जिंग ऐसी है उसमें भी जाती है डायरेक्ट। और देखिए यहाँ से डायरेक्ट जाने के बाद ये G1, G2, H1 और H2 की लाइन पे क्या हो रही है, ये इनपुट हो रही है, और इनपुट होने के बाद D5 पे ये सेंस होती है, और सेंस होने के बाद जब यहाँ से आउटपुट निकलता है LX है, चार्ज LX C1, C2, C3 के बॉल से, और निकलने के बाद इस कोयल पे जाती है, और कोयल से निकलने के बाद ये एक भी सिस्टम लाइन के नाम से आउटपुट होती है। पहले हम क्या देखे थे यहाँ पे,
कि VPH पावर के नाम से ऑन हो रही थी, और ऑन होने के बाद कहाँ जा रही थी, डायरेक्ट वो पावर ऐसे में जा रही थी। और भी जितना सारा नेटवर्क सेक्शन में, बहुत सारे सेक्शन में ये जा रही थी। तो इसमें क्या हो रहा है कि भी सिस्टम के नाम से लाइन बन रहा, लेकिन लाइन दोनों सेम है। यहाँ पे भी आपको 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज मिलेगा। लाइन ये भी दोनों सेम है, भी सिस्टम की लाइन और VPH लाइन दोनों सेम है, खाली नाम अलग अलग है। तब भी सिस्टम की जो लाइन होती है ये जाती है कहाँ, ये जा रही है डायरेक्ट, ये तो 6371P के पास ही चला आया है। ये देखिए जा रही है 34 जगह, ये जा रही है अलग अलग सेक्शन में। अब हम देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ जा रहा था। ये देखिए MT 6371, इसमें भी बहुत सारे लाइन में, इसमें देखिए चार जो फंक्शन दिए गए हैं उसमें भी ये क्या हो रहा, इन हो रहा। अब देखिए 6371P की जो यहाँ चार्जिंग IC है उसमें भी बहुत सारी लाइन में ये VBAT इनपुट हो रही है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी पावर IC में इनपुट हो रही है या नहीं। तो 6357 है ना ऐसे, हाँ 6357। ये देखिए 6371 हो गया ये। अब हम देखते हैं इसकी 6357। ये देखिए ये जो इसकी लाइन है भी सिस्टम की लाइन बनने के बाद क्या हो रही है, एक 0 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, और रजिस्टर से होते हुए ये लाइन कहाँ जा रही है, डायरेक्ट भी सिस्टम SMPS में जा रही है। और ये देखिए भी सिस्टम प्रॉक की जो लाइन है वो प्रोसेसर की लाइन है। प्रोसेसर की जो बक वोल्टेज बनती है वो यहीं से लाइन होकर के जाती है। तो ये जो है सारा सेंसिंग लाइन है। ये देखिए ये ग्राउंड की सेंसिंग है, ये पॉजिटिव की सेंसिंग है। यहाँ पे भी देखिए एक भी सिस्टम भी कोर के नाम से जो लाइन जाती है, जो बक वोल्टेज बनता है, हमारा कोर वोल्टेज बनता है, उसके लिए ये जा रही है ये वोल्टेज। और ये ग्राउंड लाइन है, और ये देखिए ये मॉडेम के लिए जा रही है। और ये भी सिस्टम VPA, ये जब हम नेटवर्क IC में जब हम VPA APT सप्लाई उसमें देखे थे नेटवर्क IC में, कि उसमें एक अलग से IC दी गई थी, लेकिन इसमें पावर IC के अंदर ही उसमें मर्ज किया गया है। और फिर देखिए यहाँ भी S1 की जो सप्लाई बन रही है वो यहीं से बन रही है। तो यहाँ से बनने के बाद यहाँ तक तो ये वोल्टेज सही है। अगर मान लीजिए कि आप बैटरी लगा दिए तो भी आपका यहाँ तक तो वोल्टेज आपका ओके होना ही चाहिए। अगर ओके नहीं रहेगा तो क्या होगा, काम नहीं करेगा ऐसे। क्योंकि मान लो अगर ये लाइन यहाँ से मिस हो गई, ये रजिस्टर ख़राब हो गया, तो ये क्या होगा, भी सिस्टम SMPS की जो लाइन है भी बक कंट्रोल, ये सिग्नल क्या होगा, इसका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के कारण ये काम नहीं करेगी। या ये लाइन में भी सिस्टम भी प्रोसेसर की जो लाइन हो रही है यहाँ पे, अगर ये भी मिस हो गई तो भी ये लाइन काम नहीं करेगी। तो आपको यहाँ तक का जो वोल्टेज है भी सिस्टम की जो लाइन है, ये 3.7 से लेकर 4.2 तक जो वोल्टेज आता है, इसको आप एक बार अच्छी तरीक़े से चेक कर लें। और चेक करने के बाद उसके बाद जो हमारी मेन सप्लाई बनती है, तो जब हम इस फ़ोन में जिसमें MTK 6357 CRV लगा हुआ IC है, पावर IC, जब हम उसमें बैटरी लगाते हैं, और बैटरी लगाने के बाद सबसे पहली जो सप्लाई बनती है उससे कोई लेना देना नहीं है। लगाने के बाद डायरेक्ट वो क्या कौन कौन सी सप्लाई बनती है, वो सबसे पहले इनकी पावर K पे बनती है सप्लाई। और पावर K पे बनने के बाद ये क्या होता है, पावर K पे सप्लाई बनती है, और बनने के बाद देखिए इस रजिस्टर पे जाती है, और रजिस्टर पर जाने के बाद ये जाती है डायरेक्ट पावर की जो स्विच का ये जो कनेक्टर है इस पे जाती है, और यहाँ से डायरेक्ट चली जाती है हमारी स्विच पे। तो 6 नंबर का जो यहाँ पे लाइन है, लाइन निकलने के बाद वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट जा रही है पावर IC में। तो यहाँ पे इस रजिस्टर पे भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर TP पॉइंट दिया हुआ है, TP 25। तो यहाँ पर जब आप इसको चेक करेंगे तो 3.7 से लेके 4.2 तक क्या होगा, इसमें वोल्टेज
बताएगा, पावर आईसी जो आउटपुट होगी वोल्टेज, तो यहाँ पर जो वोल्टेज बताएगा। और बताने के बाद अगर यहाँ पे वोल्टेज ओके है तो फिर आपको क्या होगा, शक करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आगे सप्लाई को चेक करेंगे। तो अगर इसकी पावर के पे जो सप्लाई बता दी 3.7 से लेके 4.2 तक, इसमें क्या होता है, पहले वो क्वेलकम फ़ोन में क्या होता था, उसमें 1.8 वोल्टेज, किसी किसी में 2.8 वोल्टेज बनता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बैटरी की जितना ही वोल्टेज इसमें बताएगा। और इसको बैटरी लगाओ या फिर इसमें बैटरी की निकाल दो और चार्जर खाली सिर पे लगाओ, तो इसकी क्या होगी, ये जो सप्लाई है TP25 पे ये 3.7 से लेकर 4.2 पावर के पे बन जाएगी। और ये बनने के बाद हमारी जो दूसरी सप्लाई ऑन होती है, सिर्फ बैटरी लगाने के बाद, अभी कोई सिस्टम लाइन ऑन नहीं हो रहा है, तो ये देखिए ये इसकी रेफरेंस लाइन ऑन होती है। तो ये देखिए कहाँ जा रहा है, कहाँ पर है, ये इसकी हमने इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये जो इसकी रेफरेंस लाइन है, दूसरी लाइन हमारी यहाँ पे ऑन होती है। ये देखिए पावर ऐसी है, ये 6357 CRV। और यहाँ से क्या होती है डायरेक्ट, ये देखिए ये जो वोल्टेज रेफरेंस की जो लाइन है, ये क्या होती है, T14 नंबर की पिन से आउटपुट होती है। और आउटपुट होने के बाद एक खाली कैपेसिटर में जाके रेफरेंस लेती है कि आगे की जो वोल्टेज है वो बराबर मेजरमेंट पावर के पे वोल्टेज है या नहीं। तो सबसे पहले आप इस कैपेसिटर पे आप इसकी चेक करोगे कि यहाँ पे वोल्टेज इनका बन रहा है या नहीं बन रहा है, 1.1 वोल्टेज। अगर यहाँ पर 1.1 वोल्टेज आपका बन जाता है तब आप इसकी अगली सप्लाई को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा तो क्या करना है, इसकी पावर ऐसी को चेंज करना है। अगर मान लीजिए पावर के पे वोल्टेज बन गया और रेफरेंस लाइन पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, और पहले आप इसमें चेक करोगे कि क्या ये लाइन शॉर्ट तो नहीं है, क्या ये लाइन लीकेज तो नहीं है। अगर ये दोनों में से किसी भी चीज़ का उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो आप डायरेक्ट इसकी पावर ऐसी को चेंज कीजिए। क्योंकि इसकी इनपुट ओके है और पावर के भी ओके है, तो फिर भी ये वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा, तो ये पावर ऐसी की ही दिक्कत है। और ये वोल्टेज बनने के बाद जस्ट दूसरा वोल्टेज बनता है, दूसरी वोल्टेज हमारी होती है VRTC वोल्टेज। RTC की जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज बनती है। ये देखिए इसमें क्या किया गया है, 2 क्रिस्टल यूज किए गए हैं। पहले के फ़ोन में तो RTC क्रिस्टल और फिर एक और जो क्रिस्टल रहता था उसमें क्या होता था, दिखा देता था। लेकिन अभी का जो फ़ोन है उसमें नहीं दिखा रहा। उसमें क्या किया गया, पावर आईसी के अंदर ही मर्ज किया गया है ये वोल्टेज। RTC की जो यहाँ पे क्रिस्टल होती है उसको मर्ज किया गया है MTK 6357 IC के अंदर है। तो जस्ट यहाँ पर एक वोल्टेज बनेगी। और वोल्टेज देखिए VRTC 28 लिखा हुआ है। तो जब भी इसमें देखिए वोल्टेज कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इसमें कितना वोल्टेज क्या हो रहा, आउटपुट हो रहा, तो आप इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर VRTC 28 लिखा हुआ है, तो इसके बीच में सिर्फ एक पॉइंट लगा देना है और वो हमारा क्या होगा, वोल्टेज बन जाएगा। तो यहाँ देखिए वोल्टेज जो RTC की वोल्टेज है 2.8 वोल्ट यहाँ पे क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है। और आउटपुट होने के बाद ये सिर्फ यहाँ पे इस रजिस्टर पे जाती है। और आज आप इस रजिस्टर पे इसको अच्छी तरीक़ा से चेक कर सकते हैं कि 2.8 वोल्टेज यहाँ पर है या नहीं। और ये क्या होती है कि बैटरी लगाते के साथ ही बन जाती है, इसको पावर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वोल्टेज ओके होना चाहिए। और ये वोल्टेज ओके होता है तो यहाँ से क्या होता है, ये RTC क्रिस्टल की जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की जो क्रिस्टल होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो दी जाती है किसको, ये देखिए यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और ये दी जाती है डायरेक्ट CPU को। ये देखिए RTC की जो क्रिस्टल है ये कहाँ आ रही है, डायरेक्ट MSM 6765, MSM नहीं है, MT 6765 SBS। तो ये क्या हो गया, ये CPU में आ रही है डायरेक्ट 3200 मेगाहर्ट्ज़ की जो क्रिस्टल है RTC की, ये डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी आ रही है डायरेक्ट CPU में। तो आप अगर वो वोल्टेज ही नहीं मिला आपको
ये देखिए, ये जो यहाँ पे वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज अगर आपको नहीं मिला VRTC की, इस रजिस्टर पर आप जब चेक करोगे तो यहाँ पर VRTC की वोल्टेज 2.8 वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो फिर आप इसकी पावर ऐसे चेंज कीजिए। आप जब भी इसमें बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के साथ एक रेफरेंस लाइन और पावर के और VRTC जो वोल्टेज है, ये तीनों वोल्टेज क्या होता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। चाहे आप इसमें चार्जर लगाओ, चाहे आप इसमें बैटरी लगाओ, इसको पावर के पे कोई वोल्टेज की ज़रूरत मतलब इसमें नहीं है। पावर बटन को दबाने की, इसमें ऑन करने की सेट को कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई उसकी 2 लाइन। और 2 लाइन होने के बाद ये देखिए, तीसरी जो हमारी लाइन है V100 जो लाइन है इसका, ये कहाँ जाती है, हम इसको चेक कर लेते हैं अच्छी तरीक़े से। ये देखिए, ये पावर ऐसे से क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है MTK 6357 से V122। तो V100 को मतलब होता है वोल्टेज ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर का मतलब क्या होता है कि ये जो एक और क्रिस्टल जो होती है हमारी 2600 मेगाहर्ट्ज़ की, उसके लिए ये क्या करता है, वोल्टेज जनरेट करता है T4 वाली बॉल पे। अब बॉल पे जनरेट करता है तो ये कितना वोल्टेज आउटपुट करता है, तो देखिए 2 लिखा हुआ है, तो इसके बीच में क्या करना है, पॉइंट लगाना है। और पॉइंट लगाने के बाद आपको समझना है कि 2.2 वोल्टेज आउटपुट करता है। और आउटपुट करने के बाद क्या होता है, एक देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर से ये लाइन जो है कहाँ जा रही है, ये देखिए, ये 2 नंबर ही लाइन है। हाँ, 2 नंबर की ही लाइन है। अब हम इसको देखते हैं आगे कहाँ जा रही है। तो ये देखिए, ये जो V122 जो है PMU, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको देखते हैं। तो ये देखिए, लाइन इसकी कहीं नहीं जा रही है। इसको देखो, आगे भी पेज करते तो यहीं पे रहती है सिर्फ। तो इस वोल्टेज को भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनली चला गया है 100 वोल्टेज के पास। अब देखिए क्या होता है दूसरी वोल्टेज कि Vox 1.8 वोल्टेज यहाँ बनता है, Vox 1.8 वोल्टेज। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं अच्छी तरीक़े से स्कीमेटिक में कि ये वोल्टेज कहाँ बन रहा है। ये देखिए, ये जो Vox की जो वोल्टेज है, ये कहाँ जा रही है, डायरेक्ट निकलने के बाद 6357 से क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है Vox 18। और इसको हम इधर करते हैं तो ये देखिए, ये हमारी T5 नंबर बॉल से क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है। और आउटपुट होने के बाद ये कहाँ जा रही है, किस लाइन में जा रही है, कौन सी ऐसी में जा रही है। तो ये देखिए, हमारे जो ये ऐसी है, ये T वोल्टेज ऑक्स की जो वोल्टेज है 1.8 वोल्टेज PMU के पास ये जा रही है। तो ये कहाँ जा रही है, हम ये देख लेते हैं। तो ये वोल्टेज जो है निकलने के बाद ये डायरेक्ट 0 ओम की रजिस्टर लगा के फीडबैक की लाइन में क्या किया गया है, दिया गया है, जो कि हमारी है पावर ऐसी है। ये डायरेक्ट कहाँ जा रही है, पावर IC में ही जा रही है। ये देखिए, पावर IC से आउटपुट हो रही है। और पावर IC से आउटपुट होने के बाद ये क्या हो रही है, 0 ओम की रजिस्टर लगाने के बाद ये डायरेक्ट R7 नंबर की पिन पे जा रही है। और ये देखिए कौन सी IC है, ये पावर IC ही है। और जो इसकी ये जाने के बाद और भी इसमें जो सेक्शन लगे हुए होते हैं, उसको ऑन करने के लिए ये वोल्टेज इनको दिया जाता है। और ये देने के बाद देखिए ये आगे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके हम इसको चेक करते हैं कि आगे कहाँ वोल्टेज जा रही है। देखिए, ये तो R7 से आउटपुट हो रही है। ये वोल्टेज आने के बाद पावर IC में जैसे ही इनपुट होगा और वापस से R7 से निकलेगी ये लाइन। और निकलने के बाद देखिए ये कहाँ जा रही है,
तो ये देखिए ये हमारी क्या हो रही है, एक क्रिस्टल पे लाइन जा रही है और क्रिस्टल पे इनका क्या हो रहा, वोल्टेज जा रहा 1.8 वोल्टेज वी ऑक्स के नाम से। ऑक्स ऑक्स एडीसी जो है वोल्टेज इन की जो लाइन है यहाँ से क्या हो रही है 1.8 वोल्टेज इन हो रही है सेंसर पे, और इन होने के बाद इसकी जो दूसरी लाइन है वो ग्राउंड है, और ये जो पहली लाइन है इनका इनेबल दिया जाता है दूसरी, और ये जो XTL जो लिखा हुआ है XTL2 यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्रिस्टल से आउटपुट फ्रिक्वेंसी लिया जाता है और लेने के बाद ये CPU को दिया जाता है। तो बस हमारी इतनी लाइन है कि आप इस लाइन को चेक कर ले कि 1.8 वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। पावर ऐसी जो आउटपुट हो रही है हमारी वोल्टेज यहाँ पे आप चेक कर ले, नहीं तो आप इन रजिस्टर पे भी चेक कर सकते हैं। 0 ओम की जो रजिस्टर लगा हुआ है ये इसकी फीडबैक लाइन भी है। जब वोल्टेज आउटपुट करता है तो ये क्या करती है, अपने अंदर IC इनपुट लेती है और इनपुट लेने के बाद देखता है कि ये वोल्टेज बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर वोल्टेज नहीं रहेगा तो क्या करेगी, पावर IC इसकी वोल्टेज को वहाँ से कट कर देगी और जिससे ये आउटपुट नहीं होगा। तो ये जो और आउटपुट होने के बाद ये लाइन तो डायरेक्ट जा रही है वो क्रिस्टल में, और ये लाइन को आप चेक करने के बाद अब आप इसकी VS1 वाली जो लाइन है उसको आप चेक करेंगे। उसकी भी देखिए 1.8 वोल्टेज आती है, और ये देखिए PL 2005 ये कोयल का नेम है, और ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये कोयल पे बन रही है। और वो जो मैंने 3 वोल्टेज बताया था इससे पहले वो क्या हो रही थी, पावर के को बिना दबाए वोल्टेज वो क्या हो रही थी, बन जा रहे थे। और ये कब वोल्टेज बनेगा, S1 की सप्लाई और ऑक्स की सप्लाई और जो इसकी क्रिस्टल की सप्लाई है वो कब बनेगी, जब आप इसकी पावर बटन को प्रेस करेंगे। तो आप इसकी S1 पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी ये जो कॉइल लगी हुई है ये S1 PMU, यहाँ से देखिए आउटपुट वोल्टेज होता है 1.8 वोल्टेज, और आउटपुट होने के बाद ये क्या होती है कि देखिए E4 नंबर की पिन पे भी S1 जो है इसको फीडबैक के तौर पे लिया गया है, ताकि इसकी वोल्टेज यहाँ से ये डायरेक्ट लाइन जुड़ी हुई है और ये डायरेक्ट लिया गया है किस में, VS1 फीडबैक के नाम से लिया गया है इसमें पावर IC में ही वापस। और पावर IC में लेने के बाद हम देखते हैं कि इसकी लाइन और कहाँ जा रही है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी किए और कॉपी करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसकी लाइन और कहाँ कहाँ जा रही है। तो VS1 को बनने के बाद उसमें क्या होता था कि बक वोल्टेज बनता, बूस्ट वोल्टेज बनता था पहले, उसके बाद में बक वोल्टेज बनता था क्वेलकम बेस में। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये बनने के बाद ये आ रही है एक LDO सेक्शन पे, ये देखिए ये क्या हो रही है LDO इन, ये भी क्या हो रही है पावर IC में ही आ रही है। और पावर IC की जितनी भी LDO की रिक्वायरमेंट होती है ये क्या होती है, ऑन होती है इससे। और ऑन होने के बाद पावर IC की जो वोल्टेज है आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो काम करता है एक करके। तो आप इसकी VS1 PMU लाइन जो है C17 पे, आप C17 के बॉल पे ये इनपुट हो रही है, और इनपुट होने के बाद आगे LDO सेक्शन को ये क्या करती है, ऑन करती है। तो हम और देखते हैं इसकी पेज में, देखिए एक जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए NF लिखा हुआ है। NF का मतलब होता है कि नॉट फिटिंग। यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये रजिस्टर कहीं भी आपको मदरबोर्ड में लगा हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक NF दिख रहा है, तो इस लाइन को यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि इसकी तो NF लाइन है, नॉट फिटिंग। अब देखिए ये जो हमारी S1 की जो सप्लाई बन रही है 1.8 वोल्टेज, ये क्या हो रही है, एक देखिए EXT बक 4VS2 लिखा हुआ है। तो ई जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सटर्नल बक 4 वोल्टेज S2 की जो सप्लाई बन रही है, जो S2 की इसमें कॉइल बनती है, ये कहाँ से वोल्टेज बनती है, तो ये देखिए इसमें 8 पिन की एक IC लगाई गई है छोटी सी, इसीलिए आप इस IC को आप चेक नहीं करते होंगे, क्योंकि अगर इस IC को आप चेक कर लेंगे अच्छी तरीक़ा से तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। और ज़्यादातर टेक्नीशियन इस IC को चेक नहीं कर सकते। जो हमारी बक की जो सप्लाई होती है, मेन सप्लाई, वो यहीं से बन रही है, जो एक्सटर्नल बक 4
वोल्टेज S2 की जो सप्लाई होती है वो यही आईसी से बन रही है, और ये एक अलग आईसी लगाया गया है मीडियाटेक के सेट में। और इसमें हम इसका फंक्शन को समझ लेते हैं अच्छी तरीक़े से कि ये फंक्शन कैसे काम करती है। और देखिए सबसे पहले इसकी क्या हो रही है, 7 नंबर पे इस पर इनपुट हो रहा है, और देखिए 5 नंबर और यहाँ देखिए 3 नंबर, ये दोनों क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड पिन है ये। और इसकी 7 नंबर पे आप इसकी पहले इनपुट सप्लाई को चेक करें कि इसकी इनपुट वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 तक इनपुट ओके है या नहीं। और ये देखिए उसमें क्या होता था क्वालकॉम बेस में कि VPH पावर बन के आता था, इसको V सिस्टम के नाम से जाना जाता है इस लाइन को। और ये आने के बाद ये 7 नंबर पिन पे क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा था। आप इस कैपेसिटर पे भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी इनपुट वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 तक ओके है या नहीं। अगर ये ओके है तो आप इसकी 5 नंबर और 3 नंबर को पिन पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीक़े से कि इसकी ग्राउंड वोल्टेज, ग्राउंड में जो आप जब कूल टेस्टिंग करेंगे तो ये दोनों इसकी लाइन क्या होगी, ग्राउंड होगी। और ग्राउंड है या नहीं है ये आप चेक कर ले अच्छी तरीक़े से कूल टेस्टिंग में। और चेक करने के बाद इसको एक EN सिग्नल दिया जाता है, जो कि हमारी VS1 वाली लाइन, जो जब हम पावर के को दबाते हैं जब हमारी क्या होती है, VS1 वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, एक्टिव होती है 1.8 वोल्टेज। और वही वोल्टेज क्या होता है इसमें दिया जाता है इसकी EN सिग्नल के लिए। अगर मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ से मिस हो गई तो क्या होगा, ये एक्टिव नहीं करेगी, क्योंकि बिना इनेबल सिग्नल मिले या ऐसी काम नहीं कर सकती है। तो आप इसकी इनेबल सिग्नल को अच्छी तरीके से चेक करें कि इसकी इनेबल सिग्नल बराबर है या नहीं है। अगर ये इनेबल सिग्नल नहीं बन रहा तो फिर आप इसकी S1 वाली लाइन को चेक करें, क्योंकि ये S1 वोल्टेज भी S1 जो है यहाँ पे आ रहा है, और आने के बाद PMU के नाम से वोल्टेज S1 PMU के नाम से क्या हो रहा है, 1 नंबर पिन पे ये इनपुट हो रहा है। और इनपुट होने के बाद ये देखिए क्या काम करता है। यहाँ पर इनपुट होने के बाद देखिए एक 6 नंबर की पिन से ये जैसे ही इसको इनेबल मिलेगा तो ये 6 नंबर की पिन से क्या करेगी, एक बूस्ट जो बक कॉइल जो है हमारी यहाँ पे एक वोल्टेज आउटपुट करेगी। और आउटपुट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक 220 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर 200 किलो का एक रजिस्टर लगा हुआ है। और ये दोनों रजिस्टर लगा हुआ है, एक देखिए ये साइड ग्राउंड है, और बीच से इसकी लाइन ली गई है फीडबैक के लिए 2 नंबर की पिन पे। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवाइडर बनता है, डिवाइडर बनता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा 1.35 वोल्टेज बनेगा, और 1.3 वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर जब आप चेक करोगे 220 किलो ओम की, तो यहाँ पर शायद 60 मिली वोल्ट में यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, 60 मिली वोल्ट या 70 मिली वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट से कम रहेगा और आधा वोल्ट से ऊपर रहेगा यहाँ पे वोल्टेज। और ये क्या करेगी, 2 नंबर पे फीडबैक पे यहाँ पे ये मतलब देखेगी कि ये वोल्टेज यहाँ पे बराबर है या नहीं है। और अगर यहाँ पे बराबर रहेगा तो ये ऐसी काम करेगी, नहीं तो ये क्या करेगी, अगर यहाँ पे बराबर या दिक्कत नहीं रहेगा तो ये आगे सप्लाई को नहीं भेजेगी, क्योंकि आगे जो सर्किट लगे हुए हैं वो क्या हो, डैमेज ना हो। तो यहाँ से निकलने के बाद ये यहाँ पे आके लाइन क्या हो रही है, रुक जा रही है। और रुकने के बाद इसकी देखिए 4 नंबर की पिन पे इसकी आउटपुट लाइन है, और आउटपुट हमारी कहाँ जाती है, तो आउटपुट हमारी जाती है, देखिए आउटपुट हमारी जा रही है कि ये सेक्शन में, और सेक्शन में जाने के बाद देखिए ये कहाँ कहाँ जा रही है, S2 PMU, ये देखिए ये 2 लाइन में जा रही है। देखिए एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों साइड को हम चेक करेंगे कि ये कौन सी IC में इन हो रही है ये वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वोल्टेज तो यहीं तक रह जा रही है, लेकिन दूसरी वोल्टेज को हम जब चेक करते हैं, EX एक्सटर्नल जो इसका IC लगा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं इसकी वोल्टेज को। तो ये देखिए दूसरी लाइन जो है हमारी, देखिए एक फीडबैक के तौर पे ली गई है, और कहाँ ली गई है, तो ये जो फीडबैक की लाइन पे तौर पे ली गई है यहाँ, ये किस IC में गई हुई है हम इसको भी चेक करेंगे अच्छी तरीक़े से। तो यहाँ पर आने के बाद तो एक वोल्टेज हमारी ये देखिए
फीडबैक के तौर पे ली गई है। तो हम इस वोल्टेज को चेक करते हैं कि ये वोल्टेज कहाँ हमारी जा रही है। तो ये देखिए, ये जा रही है डायरेक्ट 4 नंबर की पिन पे, जो आउट हो रहा है वोल्टेज वहाँ पे जा रही है। आउट होने के बाद ये 1.3 वोल्ट जो है यहाँ पे आ रहा है, और आने के बाद इसकी आगे सप्लाई में दी जाती है। तो ये तो हो गया S1 और S2 की जो वोल्टेज है, इसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लिए। अब देखिए VS रैम की जो वोल्टेज है, VS रैम अदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वोल्टेज मिली वोल्ट में होता है। तो 0.58 वोल्ट बनेगा इसमें। तो इसकी हम कैपेसिटर पे देख लेते हैं कि इसकी वोल्टेज कहाँ जा रही है। तो आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो चेक करने के बाद क्या होगा, VS रैम की जो अदर वोल्टेज है, यहाँ से देखिए इनकी G16 नंबर के पिन से ये क्या हो रहा, आउटपुट हो रहा। और आउटपुट होने के बाद क्या होता है, इसमें एक कैपेसिटर पे आता है, और इस पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी वोल्टेज कितना 0.58 वोल्टेज यहाँ पर ओके है या नहीं है। और हम इसको देख लेते हैं कि इसकी आगे लाइन कहाँ जा रही है और किस IC में जा रही है। तो ये देखिए, ये जो हमारी बन रही है, और बनने के बाद क्या हो रही है, ये जा रही है डायरेक्ट 6765 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है SBS, ये क्या हो रही है, CPU में जा रही है। अगर ये लाइन भी आपकी मिस हो गई 0.58 वोल्टेज, तो क्या होगा, ये मिली वोल्ट में आता है। और अगर ये लाइन आपकी मिस हो गई तो ये क्या होगी, ये दोनों जगह पे जा रही है। एक देखिए यहाँ पे जा रहा है L13 वाली लाइन पे, और वोल्टेज 12 V12 वाली लाइन पे जा रही है, और एक R19 वाली लाइन पे जा रही है। इनपुट हो रही है इसकी लाइन पावर IC से आउटपुट होने के बाद। तो आप इस लाइन को भी आप अच्छी तरीके से चेक कर लें कि इस लाइन में वोल्टेज 0.58 वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अब हम इसकी अगली सप्लाई को देखते हैं कि अगली सप्लाई इसकी कौन सी है। तो अगली सप्लाई हमारी देखिए V मॉडम की सप्लाई है, जो कि 0.53 वोल्ट की सप्लाई है, और ये कॉइल पे बनती है PL 2003। तो हम इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरीक़े से कि ये जो है स्कीमेटिक में कहाँ पर है और कैसे काम कर रही है, और कौन सी लाइन में ये इनपुट और आउटपुट हो रही है। तो ये देखिए, ये जो हमारी B11 और C11 वाली लाइन है, इससे क्या हो रही है, ये आउटपुट हो रही है वोल्टेज मॉडम की जो लाइन है। और ये DB/DD जो मॉडम की जो नाम है, और नाम DB/DD मॉडम के नाम से क्या हो रही है, आउटपुट होके कहाँ जा रही है, किस IC में जा रही है, हम इसको आपको दिखा देते हैं। और इस पर आप जब चेक करोगे तो इस पर क्या बताएगा आपको, इस पर आपको 0.53 वोल्टेज बताएगा। और ये जा रही है डायरेक्ट, ये देखिए ये मॉडम की लाइन है, और ये जा रही है डायरेक्ट CPU में। ये देखिए ये भी लाइन कहाँ जा रही है, डायरेक्ट CPU में जा रही है। और ये देखिए इसकी जो है, जब CPU में ये चली जाती है तो क्या होता है, ये फीडबैक लेता है E13 नंबर वाली पिन पे। और तो इसकी E13 नंबर वाली पिन पे क्या होता है, इसकी जो वोल्टेज होती है 0.53 की, ये क्या होती है, सेंस होती है। और सेंस करने के बाद, सेंस और फीडबैक दोनों सेम है, वो सेंस करता है, और इसका नाम अलग अलग है। एक फीडबैक की लाइन होती है, एक सेंस की लाइन होती है, लेकिन काम दोनों का सेम होता है। तो ये क्या होते हैं 6357 में ये वापस सेंस करती है, और सेंस करने के बाद ये बताते हैं अगर ये सेंस ना करे वोल्टेज तो भी ये काम नहीं करेगा। और ये सेंस नहीं करेगी तो IC को पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है और कितना CPU में इनपुट हो रहा है। अब हम इसकी अगली सप्लाई देख लेते हैं कि अगली सप्लाई कौन सी है। तो अगली सप्लाई जो हमारी है VS रैम प्रॉक की जो सप्लाई है, जो हमारी पहले प्रोसेसर की जो सप्लाई होती थी, इसको हम VS रैम जो वोल्टेज सप्लाई रैम की जो है, यहाँ पे ये PROC का मतलब होता है प्रोसेसर, और ये C2157 पे जा रही है, इसकी 1 वोल्ट की सप्लाई है। तो हम इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरीक़े से।
कि इसकी वोल्टेज बराबर है या नहीं। अब पहले इसको हम क्वालकॉम बेस में क्या होता था कि इसकी हम सप्लाई को कोर के नाम से जानते थे, कि जो हमारी कोर सप्लाई बनती थी उसके नाम से हम इसको क्या करते थे, जानते थे। तो ये देखिए G15 जो इसकी बॉल है वहाँ से ये क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है। और आउटपुट होने के बाद ये कैपेसिटर पे जाती है। और ये VSRAM की जो सप्लाई है प्रॉक की, जो प्रोसेसर इसको हम बोलते हैं G15 की नंबर से ये क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है। और आउटपुट होने के बाद ये कौन सी IC में जा रही है, तो हम ये देखते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम इसको देखते हैं कि इसकी लाइन क्या हो रही है, कहाँ जा रही है और किस IC में जा रही है। तो ये देखिए, ये जो हमारी DVDD SRAM VFS जो लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट जा रही है CPU में। ये देखिए CPU में जा रही है MT 6765 SBS। ये CPU में लाइन डायरेक्ट क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। अगर आपकी ये लाइन भी क्या रहेगी, मिस रहेगी, तो भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज हो रही है यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज, वो क्या हो रही है, डायरेक्ट CPU में हो रही है पावर IC से निकलने के बाद। अगर इस यहाँ पे भी अगर आपको वोल्टेज ना मिले तो भी आप इसकी पावर IC को चेक करें अच्छी तरीक़ा से, इसकी वोल्टेज बराबर है या नहीं है। F15 नंबर वाली पिन से आउटपुट होती है। ये हमारी मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट सप्लाई है, जो हमारी कोर की सप्लाई बनती थी क्वालकॉम बेस में, वही सप्लाई इसमें भी है। तो इसको आप अच्छी तरीके से चेक करें कि G15 वाली बॉल से ये आउटपुट हो रही है। इस पे देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है C2157। इस पर आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से कि इस पर वोल्टेज इनका बराबर है या नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बताता तो आप इसकी पावर IC को चेंज करेंगे। और अगर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये लाइन शॉर्ट तो नहीं है या फिर लीकेज तो नहीं है। अगर ये लाइन शॉर्ट भी हो जाएगी तो भी इसमें वोल्टेज क्या होगा, नहीं बताएगा, क्योंकि ये लाइन ही शॉर्ट है। तो आपको इसकी शॉर्टिंग को निकालना पड़ेगा। और इस कंडीशन में अगर ये लाइन शॉर्ट होगी तो इसमें चाहे वो CPU शॉर्ट हो सकता है, चाहे वो पावर शॉर्ट हो सकता है। इस कंडीशन में यही दो में से एक चीज़ शॉर्ट हो सकता है। तो आपको ये प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कौन सी लाइन में इसकी शॉर्टिंग है। और फिर देखिए हमारी बहुत सारी सप्लाई बनती है। देखिए VIO की जो सप्लाई बनती है, जो यहाँ पर VIO 18 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए हमारी VIO की जो 18 लिखा हुआ है, 18 सप्लाई पेस्ट हम यहाँ पे किए। और यहाँ पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारी, ये देखिए MT 6357 जो हमारी IC है। और IC की जो ये सप्लाई है VIO 1.8 वोल्टेज, ये क्या हो रहा है, बहुत सारी जगह पे जा रही है। तो ये देखिए कि यहाँ पे इनपुट हो रहा है VIO 1.8 वोल्टेज। तो हम इसकी पार्ट्स को सर्च करते हैं कि इसमें पार्ट्स जो लगा हुआ है हम उसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज बताएगा। तो C2139 को हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं हम स्कीमेटिक में, और देखते हैं कि इसकी लाइन कहाँ है। तो ये देखिए हम इसको यहाँ से पेस्ट किए। और VIO की जो लाइन होती है हमारी पावर IC जो आउटपुट हो रही है, ये देखिए MT 6357, ये जो पावर IC से आउटपुट हो रही है। और आउटपुट होने के बाद ये आगे सप्लाई बहुत जगह जा रही है। और इसको आप चेक कर सकते हैं, जो कि इसकी 1.8 वोल्टेज की जो सप्लाई है, आप इस कैपेसिटर पे आप अच्छी तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए VIO 18 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है इसके बीच में, तो ये हो जाएगा 1.8 वोल्टेज। तो इस तरीक़े से आपको चेक करना है। और भी सर्किट में बहुत सारी नॉलेजेबल है। अगर आपको जानना है अच्छी तरीक़ा से तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियोस भी देख के सीख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो ही ज्वाइन कर सकते हैं।
और दूसरी जो सप्लाई है VIO की, जो हमारी 28 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, VIO की जो सप्लाई है 2.8 वोल्टेज हो जाएगी। और 2.8 वोल्टेज से 21-34 पे ये कहाँ जा रही है, कैपेसिटर पे क्या हो रही है, ये आउटपुट हो रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करने के बाद ये देखिए C2134 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपेसिटर पे आपको कितना वोल्टेज बताएगा, 2.8 वोल्टेज। और ये K15 के नंबर से, K15 वाली बॉल से आ रही है, ये आउटपुट हो रही है VIO 2.8। यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो 2.8 वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा। और ये जब आउटपुट होती है पावर IC में, तो ये बहुत सारे सेक्शन में जाता है। और जाने के बाद ये क्या करती है, उस सप्लाई को ऑन करती है। जो 2.8 की जो सप्लाई है PMU की, हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। तो ये देखिए, ये हमारी क्या करती है, हमारी जा रही है, ये IC में ही जा रही है। किसी क्या चीज़ का IC, ये देखिए सेंसर की IC है, ये इसमें लाइन इसकी इनपुट हो रही है। और बहुत सारी ऐसी लाइन है जो इसकी इनपुट होती है बहुत सारी जगह पे। जिसको जिसको 2.8 की रिक्वायरमेंट होती है उस पर ये वोल्टेज दिया जाता है। और फिर देखिए यहाँ पे VD रैम की जो सप्लाई बनती है 1.17 की जो सप्लाई बनती है C2161 पे, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इसकी वोल्टेज यहाँ पे बराबर है या नहीं। आप यहाँ पे भी वोल्टेज इसकी चेक कर सकते हैं अच्छी तरीक़ा से कि इसकी वोल्टेज यहाँ पे बराबर है या नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा VD रैम जो यहाँ पे लिखा हुआ है H17 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये आउटपुट होती है वोल्टेज, कितना वोल्टेज, 1.17 वोल्टेज आउटपुट होती है। और आउटपुट होने के बाद इस कैपेसिटर पे आती है। और कैपेसिटर से निकलने के बाद VD रैम की जो सप्लाई होती है वो देखते हैं हम इसमें कहाँ जा रही है, इसके आगे। और ये निकलने के बाद ये कहाँ जा रही है, VDD रैम, ये जा रही है डायरेक्ट MMC में। कहाँ जा रही है वोल्टेज, MMC में जा रही है। तो ये वोल्टेज भी इनको बनना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्टेज है ये। अगर ये वोल्टेज इनको नहीं बना तो क्या होगा, आपका सेट डेड हो जाएगा। क्योंकि ये इनकी VD रैम PMU की जो सप्लाई है, इन पे वोल्टेज आ रहा है। तो ये वोल्टेज क्या होगा, आपकी नहीं बनेगी। और भी ये जगह पे वोल्टेज जाती है। तो ये देखिए, ये पावर सेक्शन से इनकी जो पावर सेक्शन है MMC की, उसमें भी ये लाइन जाती है डायरेक्ट। ये देखिए VD रैम के नाम से और भी जगह पे ये जाती है। और देखिए HDDQ जो EMI की जो सप्लाई है CPU में भी जाती है। ये 1.17 की जो सप्लाई है वो CPU में भी जाती है। और MMC के लिए भी वो जो MMC की इनपुट सप्लाई होती है वहाँ भी जाती है ये। और ये CPU में भी जा रही है और MMC में भी जा रही है। तो ये लाइन को भी आप अच्छी तरीके से चेक कर ले कि 1.8 वोल्टेज यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वोल्टेज है उसको वो अगर आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे आप वोल्टेज को क्या करेगा, अगर इस कैपेसिटर पे चेक करोगे तो अगर आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नहीं बताएगा तो आप इसकी पावर IC को चेंज कर सकते हैं कि इसकी आउटपुट वोल्टेज में आप चेक कर सकते हैं कि इस लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं। अगर इस लाइन में शॉर्टिंग रहा, VD रैम PMU की जो सप्लाई है 1.17 की, तो अगर इस लाइन में शॉर्टिंग रहा तो इस कंडीशन में ये इतने सारे जो पार्ट्स लगे हुए हैं कैपेसिटर वगैरह, ये भी शॉर्ट हो सकते हैं। और इसमें CPU भी शॉर्ट हो सकता है, या फिर इसमें MMC भी शॉर्ट हो सकता है। क्योंकि इसकी लाइन कहाँ जा रही है, MMC में भी जा रही है, इसकी MMC भी शॉर्ट हो सकती है। और इसकी पावर IC भी शॉर्ट हो सकती है। तो ये तीन चीज़ में तीन IC में एक ऐसी शॉर्ट हो सकता है अगर इसमें शॉर्टिंग रहा तो। और अगर इसकी आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रही है, ग्राउंड वोल्टेज ओके है, ग्राउंड वैल्यू ओके है, तो क्या करना है, इसको IC को चेंज करना है एम्प्टी। और अब देखिए, जो हमारी लास्ट जो सप्लाई बनती है वो हमारी C1165 की जो कैपेसिटर है 2.8 वोल्टेज यहाँ पे बनती है। और यहाँ पे बनने के बाद इसकी सीक्वेंस क्या होती है, पूरी हो जाती है। तो हम इसको भी चेक करके देख लेते हैं ये लास्ट सप्लाई कहाँ बन रही है।
तो ये देखिए इनकी जो सप्लाई बनती है ये हमारी कौन सी आईसी से बन रही है। ये देखिए ये हमारी सीपीयू से सप्लाई क्या होती है, ये आउटपुट होती है। और आउटपुट होने के बाद कहाँ जाती है ये लाइन। देखिए जब हमारी ये जो पहले वाली सप्लाई थी जो एमएमसी में जा रही थी और सीपीयू में भी जा रही थी, और सीपीयू में वो वोल्टेज अगर 1.17 की जो वोल्टेज है अगर इनकी सीपीयू के पास पहुंच जाता है और सीपीयू ये समझते हैं कि पावर ऐसी सही है, अगर इसको जैसे हम उसमें कैसे पावर ऑन रीसेट की जो वोल्टेज होती थी वो क्या होती थी, डायरेक्ट जाती थी सीपीयू में, और सीपीयू से एक वोल्टेज आउटपुट होता था पीएस होल्ड के नाम से जो जाती थी पावर आईसी में। और मीडियाटेक में क्या हो रहा है कि ये ABDD33 USB जो लिखा हुआ है यहाँ पर B28 नंबर की बॉल से आउटपुट हो रहा है सीपीयू से लाइन, और सीपीयू से लाइन आउट होने के बाद ये कहाँ जाएगी, डायरेक्ट पावर आईसी में। और ये पावर आईसी की जो वोल्टेज जो फ्लक्चुएट होगी या कोई दिक्कत होगा तो ये कहाँ जाएगी, ये क्या करेगी, इस वोल्टेज को मेजरमेंट करेगी। तो देखा आपने इतना सीक्वेंस है एक आईसी को चेक करने का। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, हर आईसी का एक एक बूट सीक्वेंस होता है। अगर आप एक एक सीक्वेंस के बारे में जानना चाहते हैं, एक एक आईसी के बारे में जानना चाहते हैं और आप स्कीमेटिक का डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दिए गए नंबर पे आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसी तरीक़ा से हमारी काम होती है कि एक एक लाइन को ट्रेस करके एक एक लाइन को चेक करते हुए आगे स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब आप अच्छी तरीक़े से काम कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।